गुड मॉर्निंग सभी को। ये आज की पहली क्लास है और यूट्यूब चैनल की पहली क्लास है। आप सभी का स्पेशल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी विषय की, जिसका आज का विषय है हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। हम इस पे आज चर्चा करेंगे और जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद। अब हम आते हैं सीधा क्लास पर। दोस्तों, हम बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास जो है, पहले तो हम बात कर लेते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरे को समझा सकता है और दूसरे के विचारों को समझ सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि भाषा होती क्या है। जैसे हम आपको बोल के बता रहे हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, हमारे विचारों को जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और हम आपको समझा पा रहे हैं, यही क्या है, भाषा है। और पहली क्लास का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। क्या है? हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? 3000। और उनमें से एक हमारी हिंदी भाषा भी है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। कैसी भाषा है? वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? 4 भाषा परिवार मिलते हैं। दोस्तों, 4 भाषा परिवार कौन कौन से हमारे 4 भाषा परिवार में हैं? सबसे पहले भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा आस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। ये क्या है? हमारे भाषा परिवार हैं। कौन कौन से भाषा परिवार हो गए? भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। कौन सा परिवार सबसे बड़ा परिवार है? भारोपीय परिवार हमारा। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। भारोपीय परिवार जो है उसमें भारत में बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? 73%। और दूसरे नंबर पे आता है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में 25% लोग बोलते हैं। आस्ट्रिक भाषा में 1.3% और चीनी तिब्बती में 0.7% भाषा बोली जाती है। तो ये क्या हो गए हमारे चारों भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार कैसा है? हमारा सबसे बड़ा परिवार है। अब हम बात करते हैं आगे। हिंदी भारतीय भारत यूरोपियों के भारतीय ईरानी इंडो ईरानियन शाखा के भारतीय इंडो आर्यन उप शाखा की एक भाषा है। कैसी भाषा है? हमारी जो हिंदी भाषा है वो इंडो आयरन इंडो ईरानियन इनकी क्या है? हमारी उपभाषा की एक भाषा है। कौन सी? भारतीय आर्य यानी भारतीय आर्य यानी इंडो आर्यन और भारतीय ईरानी यानी इंडो ईरानियन। ये हमारी क्या है? भारत भारत यूरोपियों के उपभाषा हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया। कितने कालों में? 3।
तीन काल कौन कौन से हैं? नंबर 1 है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। नंबर 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरी हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इनका प्रयोग काल कब कब हुआ ये हम देखेंगे और कुछ उदाहरण भी इनके जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका प्रयोग काल कब से कब तक होता रहा है? इसका प्रयोग काल रहा है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और वैदिक संस्कृति व लौकिक संस्कृत, ये जो हमारा वैदिक संस्कृति लिख गया है ना, ये संस्कृति नहीं है, क्या है? संस्कृत है। संस्कृत, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत, क्या हमारा? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य रहा और इसमें वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका प्रयोग काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहा। इसमें पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ। आप लोगों ने सुना ही होगा पाली भाषा, है ना? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अपभ्रंश भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से लेकर कितना 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। ये जो टाइमिंग दिख रही है ना आपको, इसकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। किन किन भाषाओं का? तीन भाषाओं का, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा। ये तीनों जो दी है ना इधर पे उदाहरण के तौर पे, ये तीनों भाषाओं का प्रयोग कहाँ पे हुआ है हमारा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ। किसने किया था? स्वयंभू कवि। कौन थे हमारे? स्वयंभू। स्वयंभू कवि। अभी दिख नहीं रहा है, रुको 1 मिनट में दिखेगा, मैं लिखता हूँ। स्वयंभू कवि, इन्होंने क्या किया था? स्वयंभू कवि ने साहित्य का आरंभ 8वीं सदी में से हुआ। और किसने किया? स्वयंभू कवि ने। तो याद रखना है हमको किन का नाम याद रखना है? स्वयंभू कवि का। स्वयंभू कवि का नाम याद रखना है हमको, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। कब से कब तक जारी रहा? 13वीं सदी तक। और शुरुआत कब से हुई थी? 8वीं सदी, 8 से 13वीं सदी, 8 से 13वीं सदी। दोस्तों, स्वयंभू कवि जो है ना, वो अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू कवि। स्वयंभू कवि अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि जी हैं। कौन है? यानी हम कह सकते हैं कि स्वयंभू कौन है? वाल्मीकि। ये कौन है? वाल्मीकि है। काहे के वाल्मीकि हैं? अपभ्रंश भाषा। ये जो दिख रही है ना आपको यहाँ पे, अपभ्रंश भाषा की कौन? स्वयंभू कवि।
स्वयंभू कवि कौन है? वाल्मीकि कहे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपभ्रंश भाषा में वाल्मीकि की उपाधि किसको दी गई, या अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा गया, तो हम क्या क्या बताएंगे? स्वयंभू कवि को कहा गया है। और तीसरी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। अब तक मतलब जो अभी चल रहा है, ये कौन सी भाषा चल रही है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। कौन सी भाषा है? भारतीय आधुनिक आर्य भाषा। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, हिंदी और हिंदीतर, हिंदीतर मतलब हिंदी, जैसे कि हिंदीतर में हो गया जैसे उड़ीसा, बांग्ला, असमिया, ये मराठी लिखा है। ये मराठ जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है? मराठी। कौन सी भाषा? मराठी भाषा। मराठी, गुजराती, पंजाबी। ये जो पंजाब लिखा है ना, ये है पंजाबी भाषा। कौन सी? पंजाबी। सिंधी, उड़िया आदि भाषाएं क्या है? ये आदि भाषाएं। इसको हम साफ कर रहे हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो जिस किसी को भी लेना है। तो हम इसमें क्या बात कर रहे थे? इसमें हम बात कर रहे थे कि हिंदी भारतीय, भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। 3 काल कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। ये हमारे कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इन तीनों का काल अलग अलग है। इसको बड़े ध्यान से याद करना, क्योंकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, जैसे बांग्ला, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, उड़िया इत्यादि। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। जैसे अभी हम देख रहे थे कि भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, या विभाजित किया गया है, कुछ भी कह लो। अब हम बात करते हैं नंबर 1 पहली भाषा, जो थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। अब हम उनको जानेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक रहा और लौकिक संस्कृत का समय कब से कब तक रहा। 2 चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी कि कौन कौन सी हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में, या वैदिक संस्कृत के जो अन्य नाम थे, छांदस, यानी कि यास्क पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम था। क्या था? यास्क और पाणिनि 2 कवि हैं। पाणिनि का नाम सुना ही होगा। इन दोनों ने क्या कहा? छांदस कहा है। किसको? वैदिक संस्कृत को क्या कहा है? छांदस। अगर हम बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत को छांदस नाम किसने दिया, तो हम बात करेंगे पाणिनि और यास्क की। इसका काल रहा है इसका काल रहा है, वैदिक संस्कृत का काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का पूरा काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। हमने पिछले स्लाइड में देखा था, कितना लिखा था? 1500 से 1000, सॉरी 1500 से 500 ईसा पूर्व। लेकिन अब इसको कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन से? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो थी उसको छांदस नाम दिया। किसने दिया? पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम क्या है? छांदस।
ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम वैदिक संस्कृत के लिए, तो छांदस, या वैदिक संस्कृत का अन्य नाम क्या है? छांदस। बड़ी सिंपल सी बात है, क्या? छंद। छंद। छंद जो होता है ना, छंद से रिलेटेड क्या? छांदस, ठीक है ना। और इसका प्रयोग काल कब से कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और इसमें दूसरी चीज क्या आती है? लौकिक संस्कृत। क्या? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत ये क्या है इसका? लौकिक संस्कृत के बारे में हम पढ़ रहे थे। संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है। लौकिक संस्कृत संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम है, और इसका समय रहा है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। किसकी? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों हम पिछले स्लाइड में थे। पिछले स्लाइड में जो लिखा है ना, लौकिक संस्कृत, संस्कृत ये भाषा यहाँ पे कोष्टक के अंदर हो गई है, यहाँ पे नहीं है। ये अपना यहाँ पे इसके बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है। संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम था। लौकिक संस्कृत का संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम था, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। पहले हमने तीन तीन कालों में बांटा किसको? भारतीय आर्य भाषा को। कौन कौन से थे? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हमने कुछ ही देर पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? प्रथम प्राकृत काल, ये जो पाली लिखा है क्या है? पाली भाषा। जो पाली भाषा बोली जाती थी वो किस भाषा, पाली भाषा का प्रयोग होता था वो किस काल में होता था? हमारा प्रथम प्राकृत काल। किस भाषा का? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत। द्वितीय प्राकृत काल क्या था? प्राकृतिक भाषा का काल था। प्राकृत भाषा, यहाँ पे भाषा ऐड नहीं है, भाषा क्या? प्राकृत भाषा। और तृतीय था हमारा प्राकृत काल, अपभ्रंश भाषा, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। अपभ्रंश भाषा क्या है? अपभ्रंश अभी हमने नाम बताया था। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि से कहा गया है स्वयंभू कवि को। किसको? स्वयंभू कवि को। और सबसे लास्ट इसमें अपहट। अपहट, तो इसमें कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल, तृतीय प्राकृत काल और अबहट्ट। प्रथम प्राकृत काल में पाली भाषा, द्वितीय प्राकृत काल में प्राकृत भाषा, तृतीय प्राकृत काल में अपभ्रंश भाषा। प्रथम प्राकृत काल भाषा का जो समय रहा है वो रहा है 500 ईसा पूर्व से 1 ली ईस्वी। भारत की प्रथम देश भाषा कौन थी? पाली भाषा। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी भाषा? भारत की प्रथम देश भाषा जो दिया है ना, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। भगवान बुद्ध के, अगर आप कोई पूछे भगवान बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो किस भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा किस भाषा का हिस्सा रही है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। मतलब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय जो था उसके अंतर्गत क्या था? उसके अंतर्गत पहला पैरा जो चल रहा था भाषा का वो क्या चल रहा था? पाली भाषा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें इसमें ये देखने को मिली कि भारत की प्रथम देश भाषा है, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही हैं। और अब हम बात करते हैं द्वितीय प्राकृत काल की। द्वितीय प्राकृत काल
1 ली ईस्वी से 500 ईस्वी भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में ही हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। देखो, दो चीज़ें अलग अलग देखने को मिली। इसका जो प्रथम प्राकृत काल रहा उसमें क्या था? भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में। द्वितीय प्राकृत काल भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में है। दोनों चीज़ें हमें देखने को मिल गई। अब हम बात करते हैं तृतीय प्राकृत काल। तृतीय प्राकृत काल है अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश भाषा अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक हुआ। देखो, जैसे इसमें देखने को मिल रहा है अपने को 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ठीक है। ये किसका काल है? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ इसमें 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। विकास कह लो या बोली जाने वाली इस समय में जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी बोली जाती थी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा अप प्लस भ्रंश प्लस झन शब्द का यूं तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य में अभीष्ट है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। और अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि से कहा गया है स्वयंभू कवि को। इसको स्वयंभू कवि को। हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ याद रखनी है कि स्वयंभू कवि को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा गया है। और अपभ्रंश भाषा को हम आगे दूसरी क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसको अपभ्रंश भाषा को हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किस क्लास में? दूसरी क्लास में। उसके भेद पढ़ेंगे, उसका क्या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या क्या उसकी जो भाषाएं थीं, जैसे हमने देखने को मिला पिछले अभी 2 मिनट पहले कि मराठी, उड़िया, असमिया, ये किस भाषा की बात हिस्सा है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने को देखें। अब हम बात करते हैं अबहट्ट की। अबहट्ट 900 से 1100 ईस्वी, 900 से 1100 ईस्वी। इसको संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। अबहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। किसका? अपभ्रष्ट शब्द का। अपभ्रष्ट अपभ्रष्ट भाषा का क्या है? विकृत रूप है। किसका? विकृत रूप है अपभ्रष्ट का। इसका अपभ्रष्ट का ये होता है ना भ्रष्ट। ऐसे कहावत में भी कह, अरे यार तुम तो बहुत भ्रष्ट आदमी, मतलब ऐसे मिक्स, मतलब कोई शुद्धता नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि हिंदी भाषा में इसका कोई वजूद नहीं है। इसका प्रयोग काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है, लेकिन साहित्य में इसका प्रयोग किसमें? साहित्य में। साहित्य में इसका प्रयोग बहुत लंबे समय तक होता रहा है। कब तक? 14वीं सदी तक। 14वीं सदी तक अबहट्ट का प्रयोग होता रहा है। अबहट्ट को परवर्ती अपभ्रंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परवर्ती। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया था। ठीक है, अभी ठीक है ना? अब हट को अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश, परिवर्ती अपभ्रंश क्या कहते हैं? परिवर्ती अपभ्रंश क्या कहते हैं? परिवर्ती अपभ्रंश किसको कहते हैं? अवहट्ट को। और एक चीज और कहते हैं, अपभ्रंश का अपभ्रंश, क्या? अपभ्रंश का अपभ्रंश। और अवहट्ट भाषा किस शब्द का विकृत रूप है? अपभ्रष्ट का। अवहट्ट भाषा अपभ्रष्ट भाषा का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। और इसे संक्रमणकालीन एवं संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा गया है।